Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 721 टू क्वेश्चन नंबर 740। लास्ट के वीडियोस में हमने अब तक 720 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर FST1 MCQ सुपर सीरीज़ में एक ही जगह सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस हेल्पफुल हैं आपको आपके कोर्स को पास कराने में, तो आप सभी इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 721 की बात कर लेते हैं। अब रीजनल रिसर्च लैबोरेटरीज आर मेंटेन्ड बाय। रीजनल रिसर्च लैबोरेटरीज को कौन मेंटेन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है आपके सामने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा CSIR। मैं साथ ही साथ आपको इनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताते चलूँगी और ये कहाँ पर है, इनका हेडक्वार्टर ये भी बताऊँगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। रीजनल रिसर्च लैबोरेटरीज को मेंटेन करता है CSIR। कुछ रीजनल रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, उनके जगह मैं आपको बता देती हूँ, जैसे त्रिवेंद्रम, जम्मू, हैदराबाद, भुवनेश्वर और जोरहाट। ये वो जगह हैं जहाँ पर रीजनल रिसर्च लैबोरेटरीज को मेंटेन करता है CSIR। CSIR का स्टैंडर्ड फॉर्म या फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अच्छा, ऑप्शन बी की बात करें, ये है IJIRA। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? कलकत्ता के अंदर। आगे ऑप्शन सी है SASMIRA। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सिल्क एंड आर्ट सिल्क मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एसोसिएशन, और ये है मुंबई के अंदर। आगे हमारे पास 722 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट होली मैनमेड सिंथेटिक फाइबर। आपको बताना है ऑप्शंस में से वो किस फाइबर की बात हो रही है जो पहला पूरी तरीके से मैनमेड फाइबर था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नाइलॉन था वो पहला मैन मेड सिंथेटिक फाइबर था जो पूरी तरीके से सिंथेटिक था। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिस्टर और टेरिलिन की, तो पॉलिस्टर को ही हम टेरिलिन के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये नाइलॉन के बाद नेक्स्ट फाइबर था जो पूरी तरीके से मैनमेड था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले नाइलॉन, इसके बाद पॉलिस्टर, और इसी पॉलिस्टर को हम टेरिलिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? आगे 723 नंबर का क्वेश्चन है। यूज फॉर रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट फ्रॉम शुगर। शुगर में से इनऑर्गेनिक सॉल्ट को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आयन एक्सचेंज रेजन्स का यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट को रिमूव करने के लिए शुगर में से। अच्छा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है, बोन चारकोल और एक्टिवेटेड कार्बन, इसका क्या यूज़ होता है? तो इसका यूज़ होता है डीकलराइज करने के लिए। ठीक है, जो हमारे घर में चीनी आती है बहुत ही सुंदर मोतियों की तरह दिखती है, वो एक्चुअली जब बनती है तो ऐसी नहीं होती है, वो हल्की सी पीली होती है, और उसी को डीकलर करने के लिए, उसको चमकीला बनाने के लिए बिल्कुल सफ़ेद बोन चारकोल या फिर एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया जाता है। 724 नंबर का क्वेश्चन है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ। आपको बताना है जो रेडियो वेव्स हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ही, लेकिन उसकी एक क्वालिटी यहाँ पर आपको बतानी है, एक प्रॉपर्टी बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लॉन्ग होती है। आगे 725 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है ये, और एक इजी क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चंस मुझे भी आते हैं। ये प्रोग्राम इज सेट ऑफ। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 725 के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 726 है। द सोशल लाइफ ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन ग्रुप और ट्राइब्स रिवॉल्व अराउंड। आपको बताना है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन ग्रुप्स था, या जो वनों में रहने वाली जनजातियां थी, जो ट्राइब्स थे हमारे, उनका सोशल लाइफ किस प्रकार का था?
अर्लीस्ट की बात हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ थी वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती रहती थी? वो घूमती रहती थी फूड गैदरिंग के आसपास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, फूड गैदरिंग। ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल फूड की भी जिक्र यहाँ पर की जाती है, तो वो जो स्पेशल फूड आइटम्स होता था उसको हम टोटम कहते हैं, ऐसा वो लोग टोटम कहते थे और ऐसा ही हमारे बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि द स्पेशल फूड आइटम, और ऑप्शंस दे देंगे आपको, ताबो, टोटम, किनसेप। तो इसमें से आपको टोटम को टिक करना होगा क्योंकि स्पेशल फूड आइटम्स को टोटम के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 727 की तरफ। नायलॉन एंड रेयॉन आर एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है कि नायलॉन और रेयॉन किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर के। अभी तो आपने देखा ना, नायलॉन क्या है, वो पहला फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। तो इसीलिए आप ऑप्शन से ही करेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, कई ये जो क्वेश्चन है इसको अगर कोई फर्स्ट टाइम में देखेगा तो क्या, देखिए, एनिमल फाइबर भी नेचुरल फाइबर होता है, प्लांट फाइबर भी नेचुरल फाइबर होता है। क्लियर। अब जो नाइलॉन है वो पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को देखें पहले, फिर उसके ऑप्शंस को देखें, और अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से ही आंसर को करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, जो 727 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हमने किस तरीके से किया, एलिमिनेशन मेथड से। हमने क्या देखा, यहाँ पर नेचुरल फाइबर लिखा हुआ है, प्लांट भी नेचुरल होता है और एनिमल भी नेचुरल है, तो क्या हो गया, ये तीनों ऑप्शंस तो ऑलरेडी कट हो गए और यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो आंसर को डिडक्ट करने में। 728 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज गिवन इन। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू किस में दी हुई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्व सूत्र के अंदर √2 या फिर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू प्रोवाइड की गई थी। अच्छा, दो ऑप्शंस और हैं यहाँ पर, इनकी भी बात कर लें थोड़ा सा। जो सुश्रुत संहिता है, इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है? सुश्रुत संहिता के अंदर सर्जरी के बारे में बताया गया है। ठीक है। और चरक संहिता के अंदर मेडिसिन के बारे में बताया गया है। ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख लिए होंगे, हमारे चैनल पे उनके आंसर कीज अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप देख पाएंगे कि लास्ट ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है हमारे पास 729 नंबर का क्वेश्चन। अर्ली इंडस वैली कल्चर वॉज पर्टिकुलरली, जो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कल्चर थी, वो किस प्रकार की थी? आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉन वायलेंट कल्चर था। क्योंकि उस वक्त के जितने भी अवशेष मिले हैं उनसे इस चीज़ का पता नहीं लगता है कि उस सोसाइटी के अंदर वायलेंट चीज़ें होती थी। इसीलिए कहा जा सकता है कि अर्ली इंडस वैली कल्चर जो था वो पर्टिकुलरली नॉन वायलेंट कल्चर था। 730 नंबर का क्वेश्चन है। डैश इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन लूट बाय मिलिट्री एंड एग्रीकल्चर बाय स्लेव्स। आपको बताना है कि वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिसके अंदर, या जो पूरी तरीके से बेस्ड थी दासों के द्वारा खेती पर और मिलिट्री के द्वारा लूटे हुए सामान पर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन है आपके पास, ए रोमन, बी इंडियन, सी कुषाण और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। रोमन इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरीके से बेस्ड थी लूट बाय मिलिट्री एंड एग्रीकल्चर बाय स्लेव्स। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 731 की तरफ। ब्रिक्स built dying vats have been excavated by Orior एंड आरिकमेंदू इन। आपको बताना है कि जो डाइंग वेट से ब्रिक्स बने हैं और ये अभी कुछ वर्षों के पहले की खुदाई में प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से? अरिकमेंदू और उरायोर से। अब आपको बताना है अरिकमेंदू और उरायोर कि ये पहले के नाम हैं, अब ये कहाँ पर लाई करते हैं, अब ये जो दोनों प्लेसेस हैं वो किस राज्य में हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु।
आगे बढ़ेंगे अब 732 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो ब्रिक्स पाए गए हैं ना, ये फर्स्ट से लेकर के 3rd सेंचुरी BC तक के बताए जा रहे हैं कि इन्हीं कालखंड के अंदर ये ब्रिक्स बने होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ये ब्रिक्स कब बने हैं, फर्स्ट से लेकर के 3rd सेंचुरी AD के कालखंड में बनाए गए हैं, जो कि उरैयोर और अरिकमेंडू से प्राप्त हुए हैं। और ये दोनों जगह कहाँ हैं, तमिलनाडु के अंदर। 732 नंबर का क्वेश्चन है, in the period new fruit like pears and peaches were introduced for the first time। आपको बताना है कि कौन से कालखंड में या कौन से पीरियड के अंदर ये पीचेस और पियर्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आई होगा एक। चलिए, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्ता पीरियड के अंदर पहली बार पियर्स और पीचेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, गुप्ता पीरियड की अगर आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपने बुक के अंदर भी, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा उस वक्त मैनुअल बनाया जाता था एग्रीकल्चर पे बेस्ड, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स, उनकी क्वालिटी को, और प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उसके बारे में मैनुअल थी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी उस बुक के अंदर। खेती करने से पहले ज़मीन को किस तरीके से, सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। 733 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्लेस बिकम फेमस फॉर लाइट वेट एंड फाइन टेक्सचर ऑफ टेक्सटाइल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के दौरान कौन सा वो जगह था, आपके ऑप्शंस में से बताने हैं, जो अपने हल्के वजन के कपड़े और अच्छे टेक्सचर के कपड़ों के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी एंड बंगाल बोथ। ये दोनों ही ऐसे केंद्र बन गए थे जो अपने हल्के वजन के कपड़े और अच्छे टेक्सचर के कारण जाने जाते थे। आगे 734 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स algebra appeared from about the time 598 AD। ये समय बताया जा रहा है 598 AD का, जिस वक्त मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच, जिसे हम आज एल्जेब्रा के नाम से जानते हैं, वो अपीयर्ड हुई। अब आपको बताना है कि 598 AD के अंदर भारत में किस शासक का शासन था। आप सभी को पता है ये जो कालखंड बताया जा रहा है 598 AD, इस वक्त गुप्ता पीरियड चल रहा था। अब आपको बताना है कि शासक का नाम कौन सा था, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मगुप्ता। आगे 735 नंबर का आप क्वेश्चन है, डैश न्यूमरल्स आर फेमस इन अशोकन साका कुशान इंस्क्रिप्शन। ये अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में आप सभी जानते हैं, सका के इंस्क्रिप्शन के बारे में नहीं, अभिलेखों की बात हो रही है, कुषाण के अभिलेख भी पाए गए। अब आपको बताना है कि इनमें कौन से न्यूमरल्स का यूज़ किया जाता था, कुछ नंबर्स डालना है, तो कौन वो सिंबल्स जो होते थे वो किस स्क्रिप्ट से लिए जाते थे, किस लिपि से लिए जाते थे। आपके पास ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। अब इसके लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्रोस्ती लिपि से वो न्यूमरल्स लिए गए जो इन इंस्क्रिप्शंस में पाए गए। अच्छा, ख्रोस्ती और ब्राह्मणी ये तो लिपियाँ उस वक्त चलती थी। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इन्हें लिखा जाता था, मतलब डायरेक्शन क्या होता था, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के वे से भी इम्पॉर्टेंट है और आजकल जो नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। देखिए, जो ब्राह्मणी लिपि है वो हिंदी की तरह लिखी जाती थी। कैसे, देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाएगी ब्राह्मणी लिपि। और ख्रोस्ती लिपि कैसे लिखते थे, तो ख्रोस्ती लिपि को लिखते थे राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब 736 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है, बृहत संहिता इज वर्क ऑफ। बृहत संहिता किसने लिखी है ये आपको बताना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस हैं, आप आंसर खुद से एक बार गेस कर लिया कीजिए। इसके बाद जब हम आंसर बताते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको लर्न हो जाता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ब्रह्महीरा। ब्रह्महीरा ने लिखा बृहत संहिता। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, आर्यभट्ट की जितनी भी उस वक्त तक की खोज थी, जो जो चीज़ें उनको पता थी किस चीज़ के बारे में,
एस्ट्रोनॉमी के बारे में, और जो भी अभी उस वक्त तक की क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी के बारे में चीज़ें पता लगी थी, उन सभी चीज़ों को बृहत संहिता के अंदर ब्रह्मगिरा ने समाहित किया, एक जगह लिखा। 737 नंबर का क्वेश्चन है, चोला किंग्स कंसोलिडेटेड देयर पावर इन साउथर्न इंडिया बाय डिफीटिंग। जो चोला के जो राजा हुआ करते थे, चोला एम्पायर के, उन्होंने अपनी पूरी पावर को कंसोलिडेट किया साउथर्न इंडिया के अंदर। हरा करके, किसको हरा के, कौन सी ऐसी डायनेस्टीज थी जिनको हराया चोला किंग्स ने? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चाहे वो पल्लवास हो, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास या फिर पांड्यास, इन चारों ही एम्पायर के रूलर्स को हराया था चोला किंग्स ने। आगे है 738 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, लिंक्स और स्टेप इन अ फूड चेन कैन रेफर्ड एज। यहाँ पर चेन भी होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ, जो क्वेश्चन के अंदर नहीं होते हैं लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप उन्हें कहीं पर एक रफली नोट डाउन कर लिया कीजिए। इससे जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो आप माइंड से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और आप हाथ से लिख भी रहे हैं, तो वहाँ पर आपके 2 सेंस ऑर्गन काम करते हैं और इससे आप इजीली उस चीज़ को याद रख पाते हैं। ठीक है, चलिए, लिंक्स और स्टेप्स जो फूड चेन के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। घास है, घास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा, और ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिंक्स आप देख रहे हो, ये स्टेप देख रहे हो कि पहले ग्रास और फिर ग्रास ऊपर, तो ये एक लिंक जंप हुआ, तो इस लिंक को हम कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था वो है फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है? डिफरेंट फूड चेन्स को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो फूड वेब बन जाता है। किस तरीके से, थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा ग्रास, ये रहा अपना ग्रास ऊपर, कुछ कीट भी हैं छोटे छोटे से, यहाँ पर है फ्रॉग, और चिड़िया भी है साथ में। ठीक है, छोटी वाली चिड़िया भी है जो ग्रास ऊपर को खा सकती है, छोटे कीटों को खा सकती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खा जाती है। यहाँ पर है हमारे फ्रॉग, यहाँ पर हो गया हमारा स्नेक, फिर हो गया ईगल, डियर भी रख लेते हैं। स्नेक को जो है वो ईगल खा जाएगी। ईगल को शेर भी खा सकता है क्या? नहीं, ईगल को शेर नहीं खाता है। ये जो छोटे छोटे कीट हैं इनको ग्रास ऊपर खा रहा है। बर्ड्स इन कीटों को खा रही हैं। जो इस तरीके के जो फ्रॉग टाइप के जो एनिमल्स होंगे, मान लीजिए कि आप यहाँ पर रैट भी है एक, तो रैट भी ग्रास ऊपर को खा सकता है। तो इस तरीके से ये फूड वेब बन गया। जब डिफरेंट फूड चेन्स एक साथ आप रख देते हैं तो वो फूड वेब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल। जो स्टेप्स या फिर लिंक्स होती हैं फूड चेन के अंदर, उसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अच्छा, एनिमल की अगर हम बात करें, इसमें मैन की बात करें अगर मैन की, तो आप इसको किस लेवल पे रखना चाहेंगे? जो मैन है वो ओमनीवोर है, क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, इसीलिए जो मैन है वो 2 सेकेंड या फिर थर्ड ट्रॉपिकल लेवल दोनों में ही आ सकता है। और ट्रॉपिकल लेवल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप रख सकते हो, फर्स्ट लेवल पे होते हैं प्लांट्स, सेकेंड लेवल पे होते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो ग्रास खाते हैं। और थर्ड लेवल पे होते हैं कार्निवोर्स, जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। और जो ह्यूमन है वो सेकंड में भी आ सकता है और थर्ड लेवल में भी आ सकता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे है हमारे पास 739 नंबर का क्वेश्चन, इकोसिस्टम फंक्शन इज कॉल्ड। जो इकोसिस्टम का फंक्शन है वो किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो साइक्लिंग ऑफ मटेरियल है। ठीक है, इकोसिस्टम में साइक्लिंग ऑफ मटेरियल होते हैं। किस तरीके से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती के अंदर, धरती पे, उन्हें 4 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं लार्जर अमाउंट में, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। ये वो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती हैं।
सल्फर और फॉस्फोरस की भी होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, तो इसीलिए हम लार्जली इन चारों को ही लेकर के चलते हैं। तो देखिए किस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर एक साइकिल वर्क करता है। अगर आप कार्बन की बात करें वहाँ से आप इजीली समझ पाएंगे, या फिर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आप पढ़ते हैं, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये साइकिल में रोटेट करता है ना, तो इसे हम इकोसिस्टम का फंक्शन मानते हैं। अच्छा, वन वे प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है वो वन वे प्रोसेस में होता है, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से फिर तीसरे की तरफ, ये एक ही वे में चलता है। ये नाइट्रोजन की तरह साइकिल नहीं बनाता है या कार्बन की तरह साइकिल नहीं बनाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, कार्बन साइकिल इम्पॉर्टेंट है और नाइट्रोजन साइकिल इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके पढ़ना होगा। एक और चीज़ कि हमने वीडियो में जहाँ पर भी नाइट्रोजन साइकिल से संबंधित क्वेश्चन को ऐड किया है वहाँ पर इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने लास्ट के वीडियोस में इन क्वेश्चंस को कवर कर लिया होगा तो आप अभी तक कंप्लीट कर चुके होंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन को। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 740, नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ डैश टेकन अप बाय प्लांट्स। प्लांट्स नाइट्रोजन को किस प्रकार से लेते हैं, किस रूप में लेते हैं। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स से क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, क्योंकि अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल करके आपको तीनों चीज़ें बता दी, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं, तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 721 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 740 तक कवर किया। आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब एग्ज़ाम कल मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूँगी। हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि कल आपका एग्ज़ाम है फेस्टिवन का, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ बना के हमें सेंड कर दें, ताकि हम उसका आंसर की आपको ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकें। आंसर की के लिए मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगी अपने ही चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके 1 से 2 मिनट बाद ही मैं आपको वो पोस्ट डाल दूँगी, जहाँ से आप कमेंट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं ईमेल एड्रेस को। और इसके बाद जब आप हमें अपना ईमेल सेंड कर दें अपने क्वेश्चन पेपर का, तो ज़रूर वहाँ पर लिख दें कि आपने हमें सेंड कर दिया है, ताकि हम आपका आंसर की ऑन टाइम बना करके आपको प्रोवाइड कर सकें। जितनी जल्दी आप अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड करेंगे उसके 1 घंटे के अंदर ही हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास है अब 740 क्वेश्चंस, साथ में एक मॉक टेस्ट भी है 40 क्वेश्चंस का, जो हमने लास्ट टाइम कराया था, आप उसे भी देख लीजिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं विथ आंसर की, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। इन सभी चीज़ों से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इतना ही कंटेंट है, और ये जो कंटेंट है इससे बहुत से स्टूडेंट पास हुए हैं। FST1 का एग्ज़ाम जिनके 3-3 4 साल से बैक आ रहा था, वो स्टूडेंट ने भी इस एग्ज़ाम को कवर किया है, पास किया है। तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।